Good morning, students. In today's video, we will be covering this chapter, chapter number 2, concept of morality and moral education. तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. एक ट्रूली एजुकेटेड पर्सन वो ही होगा जो मोरली कॉन्शियस होगा. ठीक है, ये आप अपने आंसर में लिख सकते हैं. मोरल कॉन्शियस रिलेटेड क्वेश्चंस में कि वो एक ट्रूली एजुकेटेड पर्सन कौन होगा जो मोरली कॉन्शियस होगा. अब मोरली कॉन्शियस कौन होता है? जो सोशल प्रिजर्वेशन पे ध्यान दे. अब सोशल प्रिजर्वेशन क्या होता है? जो मतलब अदर लोगों की जो फीलिंग्स और इमोशंस होते हैं उनका उतना ही ध्यान दे जितना वो खुद की को देता है, तो उसे हम मोरल कॉन्शियस कहेंगे. सो बेसिक सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि एक ट्रूली एजुकेटेड पर्सन को हम उसी को कहेंगे जो मोरली कॉन्शियस हो. और मोरली कॉन्शियस पर्सन जो होगा वो सेल्फ प्रिजर्वेशन में नहीं लगा होगा, वो सोशल प्रिजर्वेशन में लगा होगा. और सोशल प्रिजर्वेशन का मतलब वो और लोगों की फीलिंग्स और इमोशंस को उतना ही इम्पोर्टेंस दे रहा है जितना वो खुद की को देता है. नाउ द टॉपिक इज़ मोरल एजुकेशन वर्सेस रिलीजियस एजुकेशन. सो यहाँ पे जैसे रिलीजियस एजुकेशन जो होती है उसको ज़्यादा प्रेफर नहीं करते, हम महत्व नहीं देते, जस्ट बिकॉज वो अथॉरिटेरियन हो जाती है. अथॉरिटेरियन आई होप एज द नेम सजेस्ट कि मतलब किसी पर्टिकुलर हम मतलब लोगों पे ऐसे बोल रहे हैं कि नहीं आपको तो यही फॉलो करना है. ठीक है, तो वो अथॉरिटेरियन हो जाता है. लेकिन हमें पता है कि इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री. यहाँ पे किसी एक रिलीजन को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती. यहाँ पे सब रिलीजन्स को इक्वली हम इक्वली ट्रीट करते हैं. सो और ये हो गया इसलिए रिलीजियस एजुकेशन जो है वो नहीं मतलब स्कूलों में प्रेफर करते. इसलिए फिर मोरल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट आता है. और फिर मोरल एजुकेशन में भी लोग बोलते हैं मतलब हम सब मानते हैं कि इसमें भी हमें कोई सेट ऑफ रूल्स जो हैं वो नहीं पढ़ाने चाहिए. इंस्टेड थर्ड पॉइंट हमारा है रैशनल थिंकिंग डेवलप करने पे ध्यान देना चाहिए, जिससे कि जो स्टूडेंट्स हैं वो सिचुएशन वाइज खुद से डिसीजन ले सके. ऑटोनमस एंड फ्रीडम, ऑटोनॉमी एंड फ्रीडम मिले उन्हें उनकी थिंकिंग में, और वो सिचुएशन वाइज डिसीजन ले पाए. तो इसलिए हमें मोरल एजुकेशन को प्रेफर करना चाहिए. और उसमें भी कैसे मैंने आपको बताया रैशनल थिंकिंग को, ना कि रिलीजियस एजुकेशन को, क्योंकि ना तो वो मतलब हमारे ना तो सेकुलर मोरालिटी होती है रिलीजियस एजुकेशन, और वो अथॉरिटेरियन भी हो जाती है. अब डाउनी एंड कैली कहते हैं कि एक प्रॉपर मोरालिटी जो होती है वो इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ रिलीजन. मतलब कि एक प्रॉपर मोरालिटी का कोई आता नाता नहीं होता है रिलीजन से. ठीक है, हम ऐसे नहीं कह सकते कि भाई ये पर्सन रिलीजियस है तो ये मोरली कॉन्शियस भी होगा. नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है. सो हमें रिलीजन को अलग देखना चाहिए एज अ मोरली रिलीजियस पर्सन को अलग देखना चाहिए एज अ मोरली कॉन्शियस पर्सन. नाउ डिफरेंट थ्योरीज ऑफ मोरालिटी है कि आपके पूछी जा सकती है. सो एक एक करके मैं आपको एक एक लाइन में सब एक्सप्लेन कर दूंगी. सो द फर्स्ट थ्योरी इज़ द ऑब्जेक्टिव थ्योरी ऑफ गुड. इसका मतलब क्या है? इस थ्योरी में क्या कहा है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द बेस ऑफ मोरालिटी इज़ फिक्स्ड एंड ऑब्जेक्टिव. सो इस थ्योरी में ये बोला गया है कि जो मोरालिटी है वो फिक्स्ड है और ऑब्जेक्टिव है. दैट मीन्स अगर को जैसे मैं ले लूँ ऑनेस्टी, तो मतलब ये अच्छी है, फिक्स्ड है, मतलब ये अच्छी है. ठीक है. और जैसे मैं ले लूँ कि मतलब किसी को मानना बुरा है. ठीक है, तो ये फिक्स्ड है, मैंने बस रूल बोल दिया, सेट ऑफ रूल्स बता दिए, ये हो गई मोरालिटी. इसे ऑब्जेक्टिव थ्योरी ऑफ गुड में कहा गया है कि मोरालिटी यही होती है सर्टेन
स्पेसिफिक रूल्स। अब हम लैंग्वेज ऑफ मोरल्स में बहुत सारे थ्योरीज अलग अलग देखेंगे, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे लोगों के। लोग जो हैं वो अलग अलग कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट हो गए और सब अपना अलग अलग तर्क दे रहे हैं कि मोरल्स जो होते हैं या मोरालिटी जो होती है वो क्या होती है। सो इन सब थ्योरीज से पढ़ने से पहले ये सब एक ही चीज़ को बता रहे हैं कि द क्वेश्चन ऑफ हाईएस्ट गुड। सो जो फिलोसोफर्स और जो थिंकर्स थे वो इस चीज़ पे बहुत विचार कर रहे थे कि क्या है हाईएस्ट गुड, सबसे अच्छा क्या हो सकता है, और इसे बोला गया है द समम बोनम। तो इस नेम को आप लर्न कर लें, द समम बोनम मतलब द हाईएस्ट गुड। तो इस पे जो पहली कैटेगरी के लोग हैं ऑब्जेक्टिविस्ट, वो कहते हैं कि जो सर्टेन थिंग्स एंड एक्शंस आर गुड इन देमसेल्फ, मतलब कि कुछ जो एक्शंस और थिंग्स हैं वो मतलब अच्छी हैं खुद में, ठीक है, चाहे आप उसे किसी भी सिचुएशन में ले वो सही है, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूँ ऑनेस्टी, जैसे हमने ले तो आप कोई भी सिचुएशन ले लो उसमें वो अच्छी ही साबित हो, ऐसा इस ऑब्जेक्टिविस्ट में कहा है। सेकंड इज आइडियलिस्ट थिंकर्स, जो कहते हैं कि जो ट्रुथ है, गुडनेस है, ब्यूटी है, ये तीनों जो है ये गुड ही है हमेशा। सब्जेक्टिविस्ट कहते हैं कि ये डिपेंड करता है एक इंसान के नज़रिए पे कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। यूटिलिटेरियन जो होता है वो बोलते हैं कि जो ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस है यूटिलिटेरियन कहते हैं कि जो ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस हमें पहुंचाए वो चीज़ अच्छी है। एग्जिस्टेंशियलिस्ट कहते हैं कि जहाँ पे हमें फ्रीडम ऑफ विल मिले वो सबसे अच्छा माना जाएगा। कांत जो है वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं जो गुडविल है वो सबसे अच्छा माना जाता है। डाउनी एंड कैली ये क्या कहते हैं कि जो कंटेंट और एक्शन है हम उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और जो फॉर्म रीज़न है उसको नहीं देते हैं, मतलब कि एक एक्शन को करने के पीछे का जो रीज़न है हम उसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना देख के एक्शन को देते हैं। पीटर्स एंड कोलबर्ग जो है वो कहते हैं, वो विश्वास करते हैं बैक ऑफ वर्च्यूज़ अप्रोच में, जो कहती है कि जो भी वर्च्यूज़ होती हैं वो लास्ट में एक्शंस पे ही डिपेंड होती हैं एंड वो किसी फॉर्म मतलब उसके पीछे जो एक्शन के पीछे जो रीज़न होता है उस पे नहीं डिपेंड करती हैं वर्च्यूज़, लास्ट में वो एक्शन पे ही डिपेंड करती हैं। तो ये सिंपल सा बैग ऑफ वर्च्यूज़ अप्रोच है पीटर्स एंड कोलबर्ग की। आगे हम और समझेंगे ये फॉर्म और कंटेंट का क्या मतलब है। द फॉर्म ऑफ मोरालिटी, सो जो जैसे हमने लास्ट ये थ्योरीज में देखा पीटर्स एंड कोलबर्ग और डाउनी एंड कैली ये बात कर रहे हैं कुछ फॉर्म एंड कंटेंट की इन द मोरालिटी। सो कंटेंट मतलब एक्शन एंड फॉर्म मतलब किसी एक्शन को करने के पीछे का रीज़न या थिंकिंग। सो श्री कृष्णा इन महाभारत हैड टू अडॉप्ट रॉन्गफुल मीन्स। सो हमने जैसे आपने महाभारत देखी होगी तो उसमें जो श्री कृष्ण हैं वो अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम युद्ध करो, ठीक है। तो वो युद्ध मतलब दूसरों को मारो और ऐसे भयंकर कर्म के लिए जो अर्जुन हैं उनको प्रेरित कर रहे हैं। सो इट इज़ रीजनेबलनेस ऑफ एक्शंस, its form and not the action per se, its content that determines the moral worth of an action. So इससे हमें पता चल रहा है कि जो एंड है, एंड जो है वो अच्छा होगा कि मतलब बुराई पे राज होगा अच्छाई का, एंड ये है, ठीक है। तो एंड अगर वर्दी है
तो हमें कोई भी एक्शन या कोई भी मीन्स जो है उसके लिए अगर यूज़ करना पड़ रहा है तो इट्स वैलिड, इट्स टोटली वैलिड और वो रीज़नेबल है। ठीक है, तो यही मतलब फॉर्म और कंटेंट जो है इसका कॉन्सेप्ट यही कहता है कि एक्शन पे हमें इतना ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें जो रीज़नेबलनेस ऑफ एक्शन है उसकी जो फॉर्म है, ठीक है, और जो थिंकिंग है उस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, एक्शन तो जैसे उन्हें युद्ध करना, उनको मारना है लोगों को, लेकिन अंत में उसके पीछे उनका रीज़न क्या है कि भाई उनको मतलब जो उनकी जो अपोजिट पार्टी है वो बुरी है तो उसको हराना है। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं फॉर्म एंड कंटेंट वाला कॉन्सेप्ट मोरालिटी में। और ये जो कुछ फिलोसोफर्स और जो हैं इनके आप नेम लर्न कर लें, फिलोसोफर थिंकर्स जैसे पीटर्स एंड कोलबर्ग, डाउनी एंड कैली एंड कांत, ये इनके नाम लर्न कर लें। कहीं भी आपको इस चैप्टर में समझ नहीं आया तो इन तीनों में से किसी के नाम लिख दीजिए। एंड क्राइटेरिया ऑफ रैशनल बिहेवियर, अब हम देखेंगे कि एक रैशनल बिहेवियर के क्या क्राइटेरिया होते हैं। मतलब कि हम कोई पर्सन है उसका रैशनल बिहेवियर है, हम कब कहेंगे कि उसका है। सो ये 4 चीज़ें डिफ़ाइन करती हैं रैशनल बिहेवियर को। फर्स्ट होता है लॉजिकल कंसिस्टेंसी और कोहेरेंस, मतलब कि it is not rational for me to believe that others should cooperate with me or should take care of my interests if I do not at the same time accept that I must respect others। तो मतलब कि ये लॉजिकल और रैशनल नहीं होगा कि मैं चाहूँ कि मुझे तो सब कोऑपरेट करे पर मैं किसी को ना करूँ। सो यही होता है रैशनल होना कि अगर भाई सब मुझे हेल्प कर रहे हैं तो मुझे भी दूसरों की हेल्प करनी है व्हेन दे नीड। सेकेंड है जनरेशन ऑफ यूनिवर्सल्स, दैट मीन्स हमारे कुछ जनरल प्रिंसिपल्स हैं, हमें उन्हें फॉलो करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज हमने कुछ फॉलो किया दूसरे दिन हमने कुछ किया, नहीं, ये कुछ हमें जनरल प्रिंसिपल्स हमने बनाने चाहिए और उन्हें फॉलो करना चाहिए। एम्पेरिकल एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ जनरलाइजेशन और गुड रीज़न टू सपोर्ट द सेम। सो इसमें कहते हैं कि जो गुड रीज़न्स होने चाहिए हम किसी चीज़ को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। एंड पब्लिक इंटेलिजिबिलिटी, मतलब कि हम कुछ भी अगर काम कर रहे हैं तो वो पब्लिकली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम कुछ भी अपनी मनगढ़ंत रूल बना लें या लॉजिक लगा के कुछ भी कर लें, ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा वो पब्लिकली एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए। अब डिफरेंस बिटवीन मोरल इंस्ट्रक्शन, मोरल ट्रेनिंग, मोरल एजुकेशन। सो बेसिकली इसमें मैं सिंपल सा, आप बुक से अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप रीड कर सकते हैं, बट यहाँ पे मेरा मेन पर्पस ये है कि मैं आपको एग्ज़ाम के लिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी प्रिपेयर करवा दूँ इस पूरे चैप्टर को। सो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ा रही हूँ। सो बेसिकली ये जो मोरल एजुकेशन जो होता है इसमें आपकी थिंकिंग के पे ध्यान देते हैं, आपकी थिंकिंग इन फ्रीडम इन थिंकिंग, ऑटोनॉमी इन थिंकिंग, उस पे ध्यान देते हैं। वेयर एज जो मोरल इंस्ट्रक्शन, मोरल ट्रेनिंग होता है और भी जो मोरल इंडॉक्ट्रिनेशन होता है उसमें आपको ऐसा होता है कि एक सर्टेन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है या एक सर्टेन रूल्स को फॉलो करना है या सर्टेन सिस्टम को फॉलो करना है बाय ब्लाइंडली। सो ये सब मोरल इंस्ट्रक्शन, मोरल ट्रेनिंग में होता है, बट मोरल एजुकेशन में आपको थिंकिंग पे ध्यान दिया जाता है। सो यही है माइन्यूट सा डिफरेंस इन तीनों में, मतलब मोरल एजुकेशन में और बाकी ये जो मोरल इंस्ट्रक्शन, मोरल ट्रेनिंग और उन सब में। लेकिन उन सब में भी माइन्यूट डिफरेंस है जो आप खुद से डिटेल में रीडिंग करेंगे तो आप समझ जाएंगे। मोरल जजमेंट एंड देयर क्राइटेरिया, ठीक है। सो मोरल जजमेंट
एंड देयर क्राइटेरिया क्या होता है, मतलब कि हम कहेंगे कि अगर किसी पर्सन के पास फ्री विल है, फिर उसने किसी डिसीजन को लिया है, तभी हम उसे मोरल और इमोरल का टैग देंगे, वरना हम उसे टैग नहीं देंगे। ओके। और जो कांत है, एक्शन डन फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी, एक्शन डन इन अकॉर्डेंस विद द ड्यूटी। सो जो कांत हैं वो बोलते हैं कि जो एक्शन डन फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी है वो ज़्यादा अच्छा है एक्शन डन इन अकॉर्डेंस विद द ड्यूटी से। ठीक है, जो एक्शन डन फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी होता है उसमें हम लोगों की भलाई और अच्छाई के लिए सोचते हैं, बट एक्शन डन इन अकॉर्डेंस विद द ड्यूटी हम लोगों के बारे में इतना नहीं सोचते, हम जो बस काम करने से मतलब अपने प्रॉफिट से मतलब रखते हैं और अपने काम करने से। ठीक है, तो जो कांत हैं वो इनको अच्छा बताते हैं सेक ऑफ ड्यूटी को, और अकॉर्डेंस ऑफ ड्यूटी को अच्छा नहीं बताते हैं। सो मोरल जज अगर मैं इसको समराइज़ करूँ तो मोरल जजमेंट में हमें फ्री विल देखते हैं। हम अगर फ्री विल से लिया है डिसीजन तभी हम उसे मोरल और इमोरल कहेंगे, वरना हम नहीं कहेंगे। अगर उसे ज़बरदस्ती करवाया है तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। कोर्ट के केसेस में भी ये देखा जाता है कि उस जो पर्सन है उसको ज़बरदस्ती करवाया है या उसने अपनी खुद की इच्छा अनुसार किया है क्राइम। ओके, सो that's it for this video. Thanks for watching.